नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का योगी मॉडल कोरोना पर भारी पड़ता दिख रहा है। यूपी में WHO के मानक से करीब 9 गुना ज्यादा टेस्ट हुए हैं और हर पॉजिटिव केस पर 32 लोगों की जांच हो रही है। यूपी में प्रतिदिन 32,000 टेस्ट का लक्ष्य था, लेकिन रोजाना औसतन 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं। और यूपी में कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 1 जुलाई से वैक्सीनेशन का महाअभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है और 1 जुलाई से घर घर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया जाएगा और इससे पहले कुछ विपक्षी पार्टियां वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़े कर रही थीं, लेकिन अब वो खुद वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पर भी विपक्ष सियासत करते हुए नजर आ रहा है और यह सियासत यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। किसी भी मुद्दे पर जनता को गुमराह कर वोट बैंक बनाने की कोशिश है, तो वहीं विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूपी से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। BS संतोष आज फिर लखनऊ दौरे पर हैं और 1 महीने में उनका यह दूसरा दौरा है और यह कई मायनों में बेहद अहम बताया जा रहा है और ये अपने आप में अलग चीजें हैं। इसको लेकर के कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। विपक्षी खेमा वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठाता रहा है और बार बार सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति आखिर बना कौन रहा है। आखिर वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी जो आज देखने को मिल रही है, उसके पीछे क्या कारण आपको नजर आते हैं? बहुत सारी चीजें हैं और इसी को लेकर के सरकार के जो नेता हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो लगातार सामने आकर के जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने की बात कर रहे हैं और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके लोगों को यह बताया जा सके कि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसमें उपाय यहां नजर आता है। हालांकि दूसरा एक बड़ा संकट इस वक्त अलग अलग राज्यों की सरकारों के सामने यह भी है कि अनलॉक की स्थिति हर राज्य के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे वापस से वही परिस्थितियां क्या बनती हुई नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से जब बाजार खोल दिए गए हैं, अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं, धीरे धीरे वापस पटरी पर जब व्यवस्थाएं लौट रही हैं, तो भीड़ भाड़ और वापस से वही लापरवाही हम एक बार फिर से बाजारों में देख रहे हैं। और इन्हीं लापरवाहियों को दूर करने के लिए, इन्हीं लापरवाहियों को पहले जो हमने की थी उनसे सबक लेते हुए आगे इस पर क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जरा इस पर हम बात करेंगे। और इंडिया न्यूज पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और सबसे पहले मैं कोरोना संक्रमण को लेकर के जो यूपी सरकार का एक मॉडल था योगी कैबिनेट की तरफ से, जिस पर बहुत तेजी के साथ काम किया गया और आज न सिर्फ यूपी के अंदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, बल्कि इस मॉडल को बाकी राज्यों में भी अपनाया गया। सबसे पहले कितनी बड़ी चुनौती थी और किस तरीके से इस सबसे पार पाया? ये शुभेंदु जी, पिछली बार भी जब कोरोना हुआ उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था ये कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना 19 का प्रबंधन हुआ है सरकार के द्वारा वो काबिले तारीफ है। WHO ने भी ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना का प्रबंधन किया है, कोरोना को हराने के लिए जो इंतजाम किए हैं वो काबिले तारीफ है। इस बार भी जैसे ही ज़बरदस्त रूप से दूसरी लहर कोरोना की आई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं कोरोना से प्रभावित हुए। जनता में पूरी तरह से धैर्य बनाए रखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतने व्यापक इंतजाम किए, इतने बेड तैयार किए और इसके बाद खुद ठीक होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ये पूरा देश देख रहा था कि जब हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री अपनी कोठी और बंगले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर मंडल और जिलों में दौरा करने का काम किया और उससे
सभी हमारे जितने कोरोना वॉरियर्स थे, चाहे वो डॉक्टर हों चाहे पुलिस हो, जो भी थे, सभी लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी ने ज़बरदस्त तरीके से कोरोना को हराने के लिए काम किया। जनता ने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए बड़े धैर्य से लड़ाई लड़ी, और जहां ये सोच रहे थे एक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद होने के बाद, इतनी आबादी होने के बाद हम 38 और 40 हज़ार एक दिन में पहुंच गए थे मरीजों की, वहां आज घट के पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उत्तर प्रदेश में आज कोरोना प्रभावित हमारे मरीज हैं। ये सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जी हमारे शासन ने, हमारे प्रशासन ने और सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने पूरी तरह से कोरोना का मुकाबला किया, और इसमें जनता ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। जी ठीक है, लेकिन इसमें सर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि अब दूसरी लहर की जो जंग थी वो तो हमने जीत ली है, और धीरे धीरे हम इस दूसरी लहर से बाहर निकलते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और उसके लिए जो सरकार की कोशिशें थी, प्रशासनिक स्तर पर जो काम किए गए, उसका इसका परिणाम हम मान सकते हैं। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अब राज्य सरकारें अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रही हैं, वापस से ढील दी जा रही है, तो हम एक बार फिर से वही देख रहे हैं कि सड़कों पर, बाजार पर, अलग अलग जगहों पर भीड़ एक बार फिर से होने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। कई जगहों पर परेशानियां प्रशासन के सामने बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स और कई डॉक्टर्स का यह मानना है कि अगर इसी तरीके से लापरवाही एक बार फिर से बढ़ती गई तो तीसरी लहर का अंदेशा 2 से 3 महीने का इंतजार हमें करना होगा, तो वो तीसरी लहर भी आ सकती है अगर इसी तरीके से लापरवाही बढ़ती गई तो इसको लेकर के क्या कोशिशें हो रही हैं अब? देखिए, ये शुभेंदु जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, और प्रत्येक जिले में और प्रत्येक कॉलेज में, जितने मेडिकल कॉलेज हैं हमारे, वहाँ सभी मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक्स बेड तैयार किए गए हैं बच्चों के लिए, और पूरा उनका हर बेड पे ऑक्सीजन का प्रबंध, हर बेड पे सारे प्रबंध किए गए हैं। समस्त जिलों में, समस्त मेडिकल कॉलेजों में, समस्त जिला अस्पतालों में इनका प्रबंध किया गया है। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से हमने प्रथम लहर को और द्वितीय लहर का मुकाबला किया है, तीसरी लहर का उससे ज़्यादा मजबूती से मुकाबला आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित रूप से करेगी। किसी भी तरह की कोई लापरवाही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो शंका व्यक्त की है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी शंका व्यक्त की है कि तीसरी लहर भी आएगी, और तीसरी लहर के आने के लिए वो सारे इंतजाम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी मीटिंग की थी। प्रतिदिन वो 11 फर्स्ट टीम की मीटिंग करते हैं, उनमें उन्होंने जनता से भी अनुरोध किया है कि देखिए, ढील देने का, कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का अर्थ ये नहीं है एक हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए, पूरी तरह से हम कोरोना को नकार दें। हमें मास्क का भी अपना प्रबंध रखना है, मास्क का प्रयोग करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। हमें चाहे धार्मिक स्थल हो चाहे सामाजिक स्थल हो, वहाँ भी हमें भीड़ से बचना है, ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं होने देनी है। सारी गाइडलाइन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जनता के बीच में और प्रशासन और शासन के अधिकारियों को दे रहे हैं। इसलिए तीसरी लहर को भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग हराएंगे, और पूरी तरह से हम
कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो नियमों का पालन और दूसरा वैक्सीनेशन के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना है। सरकार की तरफ से कोशिश रही है सर कि हर एक नागरिक तक ये जागरूक किया जा सके उनको कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं प्रदेश में जिन्होंने वैक्सीन को लेकर के भ्रम पैदा किया, इसमें सरकार को बहुत हद तक मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? देखिए, ऐसा है शुभेंदु जी, एक ये इस तरह के तत्व जब सतयुग रहा उस समय भी हिरण्यकश्यप रहे, जब त्रेता युग आया तो उस समय भी रावण रहे, और द्वापर आया तो उस समय भी कंस रहे। ये तो कलयुग है। इसमें स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से हैं जो अच्छाई को हमेशा आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। ये तो एक बात निश्चित माननी होगी। एक विपक्ष ने ये धारणा बना ली है कि जो भी अच्छे काम होंगे उन्हें तो उनका विरोध करना ही है। उत्तर प्रदेश ने ये साबित कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जितने टेस्ट, जितना टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है उतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा। ना इतने टेस्ट कहीं हो रहे हैं, ना इतना कहीं टीकाकरण हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब जनता के लिए चाहे राशन का इंतजाम हो, चाहे 1000 रुपये का वो सहायता राशि हो, इन सारी चीज़ों के लिए, टीकाकरण फ्री मुफ्त होने के लिए, टेस्ट के लिए जितना जोरदारी से अभियान चलाया है ये पूरा देश जानता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी बार बार तारीफ करते हैं। इसलिए अब विपक्ष के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, कभी तो वो बीजेपी की वैक्सीन बता देते हैं, कभी इसे नसबंदी की वैक्सीन बता देते हैं, इसकी तरह तरह से आलोचना करते हैं। लेकिन जनता ये कहती है एक ऐसी आपदा में, ऐसी विश्वव्यापी महामारी के समय में भगवान ने ही प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय योगी जी को हमारे बीच भेजा है। इसलिए जनता भी ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। ठीक है, और जनता ने इन सभी चीज़ों को इस मुश्किल भरे दौर में देखा है। सरकार ने जो कोशिशें की उसका बहुत हद तक फ़ायदा भी आम लोगों को मिला है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई, केंद्र की सरकार के द्वारा चलाई गई। लेकिन मंत्री साहब, एक चीज़ तो हम यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि अब आगे संगठन में विस्तार को लेकर के, बदलाव को लेकर के कई तस्वीरें देखने को मिली हैं। आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले संगठन के अंदर ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा, या इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों को पद नहीं मिले हैं वो विरोधाभास अंदर ही अंदर बन जाए? शुभेंदु जी, बदलाव कहाँ हुआ है? उसमें जोड़ा गया है, बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो उसे कहते हैं कोई हटाया जाए या किसी का परिवार घटाया जाए, बढ़ाया जाए। पहले से ही जो है उसमें कुछ जोड़ा गया है, बदलाव तो कोई हुआ नहीं। और मजबूत किया गया है उसको। जी, इससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी संगठन को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2017 में मजबूत थी उससे ज़्यादा आज मजबूत है, और उससे ज़्यादा सीट हम निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विपक्षी खेमा लगातार इसको लेकर के जो बैठकों के दौर चल रहे हैं यूपी बीजेपी के भीतर, और अब चाहे वो यूपी से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला हो, उसके लिए मुख्यमंत्री का दिल्ली आगमन हो, वहां पर आकर के बातचीत करना हो, या फिर अलग अलग नेताओं का यूपी में प्रवास हो, ये जो बैठकें चल रही हैं इसको लेकर के विपक्षी खेमा लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अब संगठन के भीतर कमजोरी नजर आती है, इसीलिए बैठकें चल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, और तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनमें बैठक कहां से होगी? एक एक आदमी की कंपनी है, एक एक आदमी हेड है,
यहाँ तो सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक नेतृत्व है, इसलिए बैठक होती है। यहाँ बुद्धिजीवी हैं इसलिए बैठक होती है। यहाँ प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है हमारे संगठन में, इसलिए बैठक होती है। और उनकी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए उनको या तो बैठक हमेशा से हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में बैठकें हुई हैं, हर चुनाव नहीं 12 महीने हमारे जो कार्यक्रम चलते हैं उनकी बैठक हमेशा होती हैं। जो मुलाकातों का सिलसिला है और अपने जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, राजभर साहब से भी मुलाकात को लेकर के कई तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी सर, और इसमें माना जा रहा था कि हो सकता है, ऐसी चर्चाएं भी चल रही थी कि किसी और राजनीतिक दल के साथ वो जा सकते हैं। तो बीजेपी कोशिश में है कि अपने साथ वो लेकर के आए, क्या साथ लाने में फ़ायदा हो पाएगा, बेनिफिट मिलेगा आगामी चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा उसका अक्षर से सभी कार्यकर्ता पालन करते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक कौन हमारे साथ था और कौन आज हमसे अलग है, ये काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, वही इस संबंध में निर्णय कर देंगे और जो वो निर्णय करेंगे वो सभी को मान्य होता है। सर, बीते कुछ दिनों से लगातार मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है उसको लेकर के विपक्षी खेमा हमलावर है, चाहे ट्विटर हो चाहे बयानों के जरिए हो, लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस सब के अंदर बीजेपी की भूमिका है। तो इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, ऐसा है कभी जब हम क्षेत्रों में दौरा करते हैं, जो हमें कभी वोट नहीं देता है हमारी पार्टी को, वो लोग सबसे ज़्यादा हमें सवाल करते हैं, आप इतने दिन में आए हैं, आपने ये काम नहीं किया। जो हमें वोट देते हैं, जो हमारे पार्टी के वफादार लोग होते हैं, वो हमें सुझाव देते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो आलोचना करते हैं। जिन लोगों ने 1 रुपया कभी चंदा ना दिया हो पार्टी मंदिर के नाम से, जिन्होंने कभी आंदोलन न किया हो, जिन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन न करे हो, ऐसे लोगों को मंदिर के बारे में कहने में खुद सोचना चाहिए एक वो क्या शब्द कह रहे हैं। जिन लोगों ने पूरा जीवन अपना अर्पण कर दिया देश की सेवा में, आज वो लोग मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट में हैं, वो लोग मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर टीका टिप्पणी करना, अब ये तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान राम पे भी टीका टिप्पणी की गई थी, इसलिए कोई भी आदमी कुछ कह सकता है। सर, एक चीज़ हमने देखी कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो टीएमसी के या कांग्रेस के जो नेता थे या लेफ्ट के जो नेता थे वो बीजेपी में आए, लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए उसके बाद वापस से वो अपने घर चले जाते हैं, यानी कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर वापसी हो जाती है। लेकिन अब यूपी के अंदर भी कुछ बड़े चेहरे शामिल हुए हैं बीजेपी के अंदर। आपको लगता है कि वो लंबे समय तक टिके रहेंगे और एक बार जब विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने थाम ली है, जब झंडा ये थाम लिया है, तो उसके बाद ऐसी संभावनाएं नहीं होंगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी परिणाम रहे तो वो वापस से अपनी पार्टी में चले जाएं? देखिए, एक स्वाभाविक रूप से आदरणीय मोदी जी का और योगी जी का नेतृत्व जब से मिला है, तब से अन्य दलों में जिनमें भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के जिन लोगों के विचार हैं, वो विभिन्न पार्टियों से अपना नाता तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। निश्चित रूप से वो उस सिद्धांत को मानते हैं और ये सभी जानते हैं एक आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। जितेंद्र प्रसाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, इसको लेकर के माना जाता है कि इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। आपको लगता है सर कि इसका आगामी चुनावों में फ़ायदा मिलेगा और जो उनका कैडर था, कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे या उनका जो वोट बैंक था, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, ये जितिन का जो परिवार है वो कई पीढ़ी से बड़ा मजबूत राजनीतिक परिवार है। वो यहाँ आए हैं
हमारे समस्त नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी तो पहले से मजबूत है ही, उसे और मजबूत करने के लिए जो भी हमारे साथी आ रहे हैं उन सबका हमारे नेताओं ने स्वागत किया है और उन्हें स्वीकार किया है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी सब उन्हें स्वीकार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कई और लोगों से सर संपर्क किया जा रहा है, आप बताना चाहेंगे कि और कोई है जो अब जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं? संकेत कुछ देना चाहेंगे? मैंने कह दिया, ये कार्य हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व से जो भी उन्हीं की नॉलेज में सारी बात रहती है, वो जो निर्णय करते हैं वही निर्णय सर्वमान्य होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, इंडिया न्यूज़ पर आए सर। आप बहुत शुक्रिया। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में जुड़े, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बात की। उन्होंने कोरोना संक्रमण के मुश्किल भरे दौर में सरकार ने कैसे काम किया, साथ ही संगठन के अंदर जो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं उसको लेकर के भी बातें रखी गई हैं, और साथ ही साथ कहा है कि आगामी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे राजनीतिक दलों से भी कुछ और बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।